आज की वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है इमेज टैग। आज इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा इमेज टैग कवर कर लेंगे। इमेज टैग हो सकता है थोड़ा सा लेंदी पड़ जाए, बड़ा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, पर कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो बात कर रहे थे हम लोग इमेज टैग की। इमेज टैग होता क्या है? सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो इमेज टैग एम्प्टी एलिमेंट होता है। अब तक हमने जितने टैग्स पढ़े थे उसमें ज़्यादातर टैग्स मोस्टली कंटेनर मिले थे, मतलब कि उन हर टैग्स के बीच में या तो टेक्स्ट होता था या कोई एक सिंबल होता था या फिर कुछ भी हो सकता था, ठीक है, कंटेंट, इन्फॉर्मेशन, एनीथिंग। बट इमेज टैग ऐसा एम्प्टी एलिमेंट है जिसमें इमेज की जो फाइल नेम होती है, फिर जो इमेज नेम होता है, जो इमेज एक्चुअल इमेज होती है हमारी, ठीक है, उस इमेज को हम लोग केवल इमेज टैग के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन की, किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, किसी एक्स्ट्रा टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इमेज टैग को एम्प्टी एलिमेंट रखा गया है। ठीक है, क्लियर हुआ कि इमेज टैग को एम्प्टी एलिमेंट क्यों रखा? क्योंकि हम लोग इमेज का जो नाम होता है, फाइल का जो नेम होता है, उस नाम को इमेज टैग के अंदर ही डिफाइन कर देते हैं, पहले ही बता देते हैं कि ये फाइल नेम है। क्लियर? उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या कोई एक्स्ट्रा ऐसा कंटेंट या टेक्स्ट नहीं बचता जिसको बताने की जरूरत पड़े इमेज टैग में, इसलिए इमेज टैग को एम्प्टी रखा गया है। ये तो रही पहली बात इमेज टैग की। अब दूसरी बात ये है कि इमेज टैग कब इस्तेमाल करते हैं? जब भी हमें किसी इमेज को इंसर्ट कराना होता है किसी भी वेब पेज या वेब ब्राउजर में, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं? इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं। यूज टू स्पेसिफाई एन इमेज टू बी डिस्प्लेड ओवर द वेब पेज। किसी भी वेब पेज पर किसी इमेज को, पिक्चर को, ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक वेब पेज में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो कंटेंट मिलता है, मल्टीमीडिया कंटेंट, वो 5 तरीके से होता है। जैसे कि पहला टेक्स्ट, दूसरा इमेज, तीसरा ऑडियो वीडियो, चौथा ग्राफिक्स, ठीक है, और एक और होता है, क्या था वो, इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स। हाँ, हो गए 5, सॉरी, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मल्टीमीडिया कंटेंट जो होते हैं हमारे, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स। तो आज की इस वीडियो में, आज के इस इमेज टैग में हम लोग इमेज और किसी एक ग्राफिक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें इमेज टैग में ग्राफिक्स को लिखना चाहें और ग्राफिक्स का अगर वो फॉर्मेट जो आप इंसर्ट करा रहे हैं वो सपोर्टेड है इमेज टैग के लिए, इमेज टैग उस फॉर्मेट को जानता है, उस एक्सटेंशन को जानता है, तब तो वो उसको इंसर्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज उसको भी इग्नोर कर देगा। क्लियर? तो हम लोग इससे पहले टेक्स्ट पढ़ चुके थे। अब तक हमने जितने भी टैग्स पढ़े हैं, जितने भी एलिमेंट्स पढ़े हैं, उन सब पर हम लोगों ने जितनी वीडियोस देखी थी उन सब में टेक्स्ट पे काम किया था कि कभी कुछ लिख दिया हमने, कभी कुछ टाइप कर दिया, कभी कोई इन्फॉर्मेशन टाइप कर दी। आज की इस वीडियो में हम लोग इमेज पर आएंगे। आगे हम लोग एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ऑडियो और वीडियो के बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे एक वेब पेज में, वेब ब्राउजर में ऑडियो और वीडियो को इंसर्ट कराया जाता है। क्लियर? तो फिलहाल इमेज को बात करते हैं। ये तो रही इमेज टैग की डेफिनेशन कि इमेज टैग तब इस्तेमाल की जाती है जब हमें किसी वेब पेज पर इमेज या पिक्चर या ग्राफिक्स को डिस्प्ले करना होता है। इमेज टैग एम्प्टी एलिमेंट होता है। अब बात आते हैं इसकी एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, एट्रीब्यूट्स से पहले मैं बता दूं कि इमेज टैग को IMG टैग से भी जाना जाता है। इमेज का शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं IMG। क्लियर? इससे जाना जाता है। पहला जो इसका एट्रीब्यूट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स। SRC इकलौता एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके बिना इमेज टैग अधूरा है। मतलब अगर मैं किसी इमेज टैग में SRC एट्रीब्यूट का इस्तेमाल ना करूं या उसको ना लिखूं तो वो इमेज टैग अधूरा माना जाएगा, मतलब कि वो प्रॉपर कंप्लीट ही नहीं है। जब कंप्लीट नहीं होगा तो वो प्रॉपर अपनी फंक्शनिंग या वर्किंग या जो भी उसका प्रोसीजर होगा काम करने का, वो कैसे परफॉर्म करेगा। इसलिए इमेज टैग के संग जो एट्रीब्यूट है SRC, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, या फिर मैं कहूँ कंपलसरी एट्रीब्यूट है। इसको लिखना जरूरी है। ये जो एट्रीब्यूट है, सोर्स एट्रीब्यूट,
ये बताता है कि क्या इमेज होगी या कहां से इमेज आएगी, मतलब कि इमेज का पाथ लिखा जाता है इस एट्रीब्यूट में, और वो हम लोग लिखते हैं डबल कोट्स के साथ। डबल कोट्स में हम लोग उस इमेज का पाथ लिखते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं एसआरसी में ही, कि मान लीजिए मेरी इमेज ani.jpeg के नाम से है, मेरी जो फाइल है, मेरी जो इमेज है, उसका नाम है ani.jpeg, और मैंने इसकी जगह पर इस्तेमाल कर लिया ani.jpg। दोनों नाम अलग हो गए, मतलब मुझे चाहिए ani.jpeg, लिख दिया ani.jpg, तो ये जो होगी ये कैंसिल हो जाएगी, मतलब कि इस इमेज को वेब ब्राउजर या फिर HTML कहीं से रिसीव नहीं कर पाएगा, इनपुट के तौर पर ले नहीं पाएगा, और जब तक ले नहीं पाएगा तब तक वो इमेज वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होगी। क्लियर? या फिर इसकी जगह पे मैंने लिख दिया ani.jpeg, तब भी गलत है, या फिर मैंने लिख दिया इसमें ani.jpeg, तब भी गलत है। मतलब कि जैसा मेरा फाइल नेम है, जैसा मेरा इमेज का नाम है, मुझे एज इट इज एक्चुअल नेम लिखना होगा। क्लियर? तो एट्रीब्यूट लिख देता हूं पहले मैं सारे। दूसरा एट्रीब्यूट होता है हम लोग का अलाइन। सबको पता है अलाइन एट्रीब्यूट किस चीज के लिए काम आता है। किसी भी चीज को, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, उसको किसी एक प्रॉपर अलाइनमेंट में सेट करने के लिए अलाइन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। अब अलाइन एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज होती हैं इमेज टैग के लिए, वो मैं लिख देता हूँ लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, और सेंटर ना होकर मिडल आती है। सेंटर ना होकर मिडल एट्रीब्यूट, मिडल वैल्यू इस्तेमाल की जाती है अलाइन एट्रीब्यूट में। क्लियर? तीसरा एट्रीब्यूट मेरा बॉर्डर। किसी भी इमेज के चारों तरफ एक बॉर्डर सेट करने के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। हाइट, हाइट, और एक और होता है विड्थ। इमेज की अपनी कुछ हाइट होती है, अपनी कुछ विड्थ होती है, मतलब बाय डिफॉल्ट उसके पास एक हाइट होती है, उसकी एक विड्थ होती है। जैसे कि डायमेंशन जिसको बोलते हैं, मैं अगर बोलूं कि मेरी इमेज 1000 पिक्सल बाई 1200 पिक्सल, मेरी जो इमेज है डायमेंशन जो हैं वो 1000 बाई 1200 के हैं। ठीक है, ये मेरी एक्चुअल इमेज के डायमेंशंस हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इतने बड़े डायमेंशंस या फिर इतनी बड़ी इमेज मेरे वेब पेज पर डिस्प्ले ना हो, और जो न्यू डायमेंशंस होंगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं चाहता हूँ मेरे इतने बड़े डायमेंशंस आए, जैसे 250 बाई 250 की इमेज, 250 पिक्सल्स क्रॉस 250 पिक्सल्स, तो इसकी हाइट 250, विड्थ 250। इसी हाइट और विड्थ को सेट करने के लिए हाइट और एट्रीब्यूट और विड्थ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है विद इन इमेज टैग। नेक्स्ट, ऑल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, एसआरसी के बाद, सोर्स के बाद जो अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट टैग है, वो एट्रीब्यूट है, वो ऑल्ट है। ये स्टैंड करता है ऑल्टरनेट वैल्यू के लिए, या फिर मैं कहूँ ऑल्टरनेट नेम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे इमेज का नाम गलत हो गया, गलती से, मैं नहीं चाहता था बट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उस इमेज की जगह पर कुछ एक ऐसी चीज या कोई एक ऐसा टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहता हूं जिससे कि बाकी यूजर्स या व्यूअर्स को पता चल जाए कि हाँ, इस इमेज में इस चीज की इमेज है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक इमेज लिखी ताजमहल.jpg। ठीक, किसी भी कारण से या तो ये नाम गलत हो गया या इंटरनेट स्लो होने की वजह से ये डिस्प्ले नहीं हो पाई, वेब पेज पर ओपन नहीं हो पाई, प्रॉपर लोड नहीं हो पाई, तो जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा मैं चाहता हूं कि यूजर्स को देखकर पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पर इस चीज की इमेज है। तो मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, दिस इज द इमेज ऑफ ताजमहल। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट होगा ये कहाँ डिस्प्ले होगा, उस इमेज की जगह पर। अगर इमेज लोड हो गई
वेल एंड गुड, अच्छी बात है। इमेज लोड होने के केस में ऑल्टरनेट टेक्स्ट का कोई कंसेप्ट नहीं। और अगर इमेज लोड नहीं हो पाई या इमेज कहीं से रिसीव नहीं हो पाई इनपुट के तौर पे, तब ऑल्टरनेट टेक्स्ट का कंसेप्ट आता है। तब वहां पर जो चीज डिस्प्ले होगी वो होगी दिस इज द इमेज ऑफ ताजमहल। क्लियर? ये टेक्स्ट उस जगह पे डिस्प्ले किया जाएगा। इसका भी मैं एक डेमो बताऊंगा जब करेंगे। अभी फिलहाल सारे एट्रीब्यूट्स पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है मेरा 7th H स्पेस, और इसके बाद आता है लास्ट V स्पेस। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कभी होता कि एक वेब पेज पर केवल इमेज ही इमेज है। जब मैं एक वेब पेज डिज़ाइन करता हूँ, एक डेवलपर या डिज़ाइनर के तौर पे एक वेब पेज डिज़ाइन कर रहा हूँ, HTML में कोडिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं एक इमेज भी लगाऊंगा, सेट करूँगा, इंसर्ट करूँगा। उसके बाद कुछ टेक्स्ट भी लिखूंगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, डेटा या टेक्स्ट लिखूंगा। जाहिर सी बात है, सब लिखते हैं। अब ये H स्पेस और V स्पेस बस वही काम आता है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो जो मेरा टेक्स्ट इमेज के बाद लिखा हुआ है या इमेज के बाद डिस्प्ले होगा, उसमें कितनी जगह छोड़ी जाएगी या फिर कितना मार्जिन लीव किया जाएगा, जिससे कि वो टेक्स्ट ओमिट ना हो या वो टेक्स्ट कटे नहीं कहीं से या फिर वो टेक्स्ट बुरा ना लगे, उसके लिए H स्पेस एट्रीब्यूट और V स्पेस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। H स्पेस स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल एंड V स्पेस स्टैंड्स फॉर वर्टिकल। ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि इमेज के 4 कॉर्नर्स होते हैं, मतलब उसके 4 बॉर्डर्स होते हैं, 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स ऑफ एन इमेज, और उन 4 साइड्स को ये 2 एट्रीब्यूट कैसे कवर करेंगे? तो वो इस तरीके से कवर करते हैं कि जैसे एक इमेज है, ठीक है, मैं अगर कैसे बताऊं, जैसे इमेज है, इमेज बीच में सेंटर पे है, तो उसके लेफ्ट और राइट जो स्पेस क्रिएट किया जाएगा, जो स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ा जाएगा जिससे कि टेक्स्ट खराब ना दिखे, वो होगा हॉरिजॉन्टल स्पेस वैल्यू। और उस इमेज के टॉप में और बॉटम में, ऊपर और नीचे जो स्पेस क्रिएट किया जाएगा या फिर छोड़ा जाएगा, लीव किया जाएगा, वो V स्पेस के थ्रू होगा, वर्टिकल स्पेस के थ्रू। तो हॉरिजॉन्टल स्पेस में जो स्पेस छोड़ी जाती है वो लेफ्ट एंड राइट, और वर्टिकल स्पेस में टॉप एंड बॉटम। क्लियर? ये तो रहे हमारे 8 एट्रीब्यूट्स। अब इन्हीं 8 एट्रीब्यूट्स को हम लोग एज एन एग्जांपल ये किसी डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अपनी इमेज दिखा दूं। मेरे पास ये एक इमेज है, ठीक है। इस इमेज को मैं वेब पेज पर डिस्प्ले करने वाला हूँ। क्लियर? एक एक करके एट्रीब्यूट को पढ़ते जाएंगे, कोडिंग करते जाएंगे और इमेज को देखते चलेंगे। तो चलिए, मैंने लिखा HTML बॉडी क्लोज HTML क्लोज। क्लियर? अब मैंने ओपन करा IMG। इमेज टैग में सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट SRC इज इक्वल्स टू, जो भी मेरा इमेज का नाम होगा वो लिखा जाएगा डबल कोट्स में। तो डबल कोट्स ओपन, ठीक है, और ये क्लोज। अब इन डबल कोट्स के बीच में जो नाम होगा वो होगा मेरे इमेज का नाम। तो उस इमेज का नाम चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में इस इमेज का नाम क्या है। प्रॉपर्टीज में गया तो प्रॉपर्टीज में मुझे एक नाम मिला, जो मेरी इमेज का नाम है वो है किंग्स। सब कुछ स्मॉल में है, स्मॉल k, स्मॉल i, स्मॉल n, स्मॉल g एंड स्मॉल s, किंग्स। टाइप ऑफ फाइल जो है मेरी JPG फाइल है। आप लोगों को विजिबल होगा, क्लियर होगा कि जो मेरी फाइल का नेम है वो किंग्स है और फाइल का टाइप है वो JPG है। इसका मतलब जो एक्चुअल नाम बना वो बना kings.jpg। इसी नाम को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, kings.jpg। ठीक है। अभी एक एट्रीब्यूट है, फाइल को करता हूँ सेव। example.html फाइल सेव। ये मेरे पास एक फाइल आ गई, इसको करता हूँ ओपन।
ये देखिए, ये जो मेरी इमेज शो हो रही है ये एक्चुअल इमेज है, मतलब ओरिजिनल इमेज है। और ये कहाँ से उठकर आई है? जिस इमेज का मैंने नाम दिया था, प्रॉपर नेम, ये वही नेम से एक्चुअल इमेज उठकर आई है। अब देखिए ये इमेज सेट हो चुकी है, मतलब मैंने इमेज टैग लिखा, src एट्रीब्यूट सोर्स, इमेज का नाम लिखा, फाइल नेम, क्लियर। और यहाँ पर आकर मेरी एक इमेज डिस्प्ले हो गई। दोनों को मैं एक तरफ कर लेता हूँ एक साथ। अब मैं क्या करता हूँ, अपना नेक्स्ट एट्रीब्यूट इस्तेमाल करता हूँ, बॉर्डर। बॉर्डर इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा 5। बॉर्डर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 5। फाइल को करता हूँ सेव, पेज को करता हूँ रीलोड। देखिए रीलोड करने पे एक ब्लैक कलर का बॉर्डर इमेज के चारों तरफ सेट हो गया। वैल्यू थी 5। अब इसी बॉर्डर की वैल्यू को मैं चेंज करके करता हूँ 15। ये देखिए बॉर्डर की वैल्यू मैंने सेट करी 15। फाइल को करता हूँ सेव और रीलोड। देखिए बॉर्डर वैल्यू चेंज हो गई, बॉर्डर की जो थिकनेस थी वो 5 से हटकर 15 पे सेट हो गई। इसको बोलते हैं बॉर्डर एट्रीब्यूट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हाइट। अब इस इमेज की हाइट और विड्थ ऑटोमेटिक है, मैं चाहता हूँ मेरी इमेज की हाइट और विड्थ सेट हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हाइट एट्रीब्यूट का लिखूंगा, हाइट एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू 200 एंड विड्थ इज इक्वल्स टू 200। दोनों 200 सेट कर देता हूँ। फाइल को करता हूँ सेव, यहाँ करता हूँ रीलोड। देखिए रीलोड करने पे फाइल मेरी छोटी हो गई, 200 पिक्सल्स बाई 200 पिक्सल्स, हाइट 200 पिक्सल्स और विड्थ 200 पिक्सल्स। अब इसी को अगर मैं चेंज करना चाहूँ, इसे मैंने विड्थ चेंज करी 200 से 400 पर। फाइल को करता हूँ सेव और यहाँ जाके पेज करता हूँ मैं रीलोड। तो देखिए रीलोड करने में विड्थ तो हो गई 400 बट हाइट सेम रही 200। तो हाइट एट्रीब्यूट और विड्थ एट्रीब्यूट आप लोगों को क्लियर हुआ? गुड। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट आता है हम लोगों का वो होता है ऑल्ट। ऑल्ट एट्रीब्यूट के लिए जैसे कि अब मैं मान लेता हूँ, इन सबको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये सब मेरे किसी काम की नहीं है, तो मैं इनको हटाकर बिल्कुल फाइल सिंपल कर देता हूँ। मैं जानबूझकर इस इमेज फाइल में जो kings.jpg थी उसको छोड़िए, jpeg कर देता हूँ उसको, सेव। यहाँ आके मैं करता हूँ रीलोड। देखिए रीलोड करने पे इमेज गायब हो गई, क्यों? जो एक्चुअल इमेज थी उसका नाम बदल दिया मैंने, क्लियर। अब इसकी जगह पे मैं लिखता हूँ ऑल्ट, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जब src एट्रीब्यूट काम करता है तब ऑल्ट काम नहीं करता, और जब ऑल्ट वर्किंग मोड में होता है तब src शांत हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें ऑल्ट को वर्किंग मोड में लाना है, इसलिए src में कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी एक सिंपल एग्जांपल चल रहा है, बस हम लोग क्या करते हैं src और ऑल्ट दोनों साथ साथ इसलिए लिखते हैं कि अगर इन केस src वर्क नहीं करा तो ऑल्ट करेगा। ऑल्ट और इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में किंग्स इमेज। मैंने ऑल्ट एट्रीब्यूट में लिखा, जो वैल्यू लिखी वो है किंग्स इमेज। इधर फाइल को मैं करता हूँ सेव और यहाँ से करता हूँ रीलोड। देखिए रीलोड करने पे यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ आया, एक टेक्स्ट अपीयर हुआ। इस टेक्स्ट को बोला जाता है ऑल्ट टेक्स्ट या फिर ऑल्टरनेट टेक्स्ट, क्लियर। ये तो रहा मेरा ऑल्टरनेट वैल्यू, ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट। अब मैं इसको करता हूं, अब ऑल्टरनेट वैल्यू को हटाकर मैं एक काम करता हूं, अपनी फाइल एक्चुअल कर देता हूं। फाइल एक्चुअल करने पे मतलब फाइल का नेम सही करने पर यहाँ देखिए रीलोड करूंगा तो केवल इमेज डिस्प्ले होगी, ऑल्टरनेट टेक्स्ट बिल्कुल भी डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों? जब src वर्किंग मोड में तब ऑल्ट शांत, जब ऑल्ट वर्किंग मोड में तब src शांत। इज दैट क्लियर? गुड। अब बात करते हैं h स्पेस और v स्पेस की। तो h स्पेस और v स्पेस के लिए मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ दिस इज एन इमेज ऑफ अ किंग। फाइल को कर दी मैंने सेव और यहाँ करता हूँ रीलोड। रीलोड करने में लिखा है दिस इज एन इमेज ऑफ अ किंग। देखिए दिस इज एन इमेज ऑफ अ किंग, ये शो हो रहा है आप लोगों को। अब इसी को हम क्या करते हैं,
एच स्पेस और वी स्पेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। एच स्पेस और वी स्पेस के लिए मैं एक काम करता हूँ, एच स्पेस इज इक्वल्स टू मैं देता हूँ 30, ठीक है, और फाइल को करता हूँ सेव। जैसे एच स्पेस काम करेगा, वर्क करेगा, वैसे ही सेम वी स्पेस वर्क करता है। सेव, और यहाँ पे आते हैं। अगर मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊं तो देखिए, फिलहाल इस इमेज में और इस टेक्स्ट की स्टार्टिंग में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, मतलब बिल्कुल भी गैपिंग नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, कुछ नहीं है। बट अब मैं करता हूं पेज को रीलोड, पेज कर दिया मैंने रीलोड। देखिए पेज रीलोड करने पर अब इस इमेज में और इस टेक्स्ट में गैपिंग आ गई, स्पेस छूटा। अब वो स्पेस कितना है 30। जितना स्पेस मैं इंक्रीज करता जाऊंगा उतना ही एच स्पेस इंक्रीज होता जाएगा। और ये एच स्पेस किस तरफ चलेगा, इसके लेफ्ट में भी, सॉरी इसके राइट में भी और इसके लेफ्ट में भी। आप लोगों ने जब पहले इमेज देखी होगी तब लेफ्ट में कोई स्पेस नहीं था और राइट में भी कोई स्पेस नहीं था, बट अब राइट में भी स्पेस है और इसके लेफ्ट में भी, दोनों तरफ स्पेस हमें मिल रहा है। जैसे अब मैं आप लोगों को बिल्कुल एक और एग्जांपल दिखाता हूँ इसी के साथ। फिलहाल एच स्पेस मेरा 30 है, कम स्पेस दिख रही है। एच स्पेस की वैल्यू मैं इंक्रीज करता हूँ, इंक्रीज करके करता हूँ 100। वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो साइज भी इंक्रीज होगा, मतलब स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस काउंट करा जाएगा। अब देखिए ये दोनों तरफ, और पेज को करता हूँ रीलोड। जैसे ही पेज रीलोड करूंगा देखिए ये इमेज और थोड़ा सा वो गई, स्लाइड हो गई, फ्लोट हो गई। क्यों? इसने 100 पिक्सल का एक मार्जिन छोड़ रखा है, किसके लिए? कि इतनी गैपिंग में दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ 100 मार्जिन की गैपिंग छोड़ रखी है कि इतनी जगह में कोई भी टेक्स्ट, कोई भी अदर इमेज, कोई अदर मल्टीमीडिया कंटेंट आ नहीं सकता। अब मतलब कि ये इसकी बाउंड्री हो गई, ये इसका एक एरिया हो गया, इलाका हो गया इस इमेज का, इसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। अगर मैं सेम वी स्पेस लिख दूं तो वो ऊपर भी काउंट होगा और नीचे भी काउंट होगा, टॉप में भी और बॉटम में भी। लास्ट हम लोगों का बचता है अलाइन एट्रीब्यूट। तो अलाइन एट्रीब्यूट को भी हम लोग सिंपल कर देते हैं। अलाइन, फिलहाल मैं इस ऑल्ट को रिमूव कर देता हूं, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो अलाइन इज इक्वल्स टू, अगर आप लोग इमेज पे देखेंगे तो ये ऑलरेडी बॉटम में है। ये देखिए इतना एरिया मैंने सेलेक्ट करा, ऑलरेडी बॉटम में है, तो बॉटम का तो जरूरत है नहीं, बाय डिफॉल्ट आ रहा है। इमेज से सटा हुआ है, इमेज के बगल में है, ये देखिए, तो लेफ्ट भी है। तो लेफ्ट और बॉटम को छोड़कर बाकी एट्रीब्यूट्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने लिखा टॉप, फाइल को करता हूँ मैं इधर से सेव, रीलोड करते देखिए ये टेक्स्ट कहाँ पहुंच गया, इसके टॉप में। ये हो गया टॉप अलाइनमेंट। इधर मैं कर देता हूं मिडल, सेव, मिडल में करूंगा तो रीलोड। देखिए ये अलाइनमेंट जो टेक्स्ट है किस अलाइनमेंट में आ गया, मिडल अलाइनमेंट में। क्लियर? अब मैं करता हूं राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट जब करेंगे, पहले सुन लीजिए, जब राइट अलाइनमेंट करेंगे तो ये जो इमेज मेरी सेट है ये लेफ्ट की तरफ है और उसी लेफ्ट में सटा हुआ या फिर उससे लगा हुआ, जुड़ा हुआ टेक्स्ट है। जब मैं इस पूरी चीज को राइट अलाइनमेंट में कर दूंगा तो इमेज मेरी उठकर डायरेक्ट राइट में चली जाएगी और उससे पहले आएगा टेक्स्ट। कैसे, ये मैं डिस्प्ले करके दिखाता हूं। राइट, फाइल को कर दिया मैंने सेव। देखिए इधर टेक्स्ट है, ये मेरा ये इमेज है, ये इमेज, ये मेरा टेक्स्ट है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। कैसे? देखिए रीलोड, देखिए इधर तो पहुंच गया टेक्स्ट, उधर लास्ट में राइट अलाइनमेंट में आ गई मेरी इमेज। क्लियर? तो अलाइन एट्रीब्यूट आप लोगों को क्लियर हुआ कैसे अलग अलग वैल्यूज पे हम काम करते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और मिडल। ठीक है, ये तो रहे हम लोगों के अलाइन एट्रीब्यूट। मैंने आप लोगों को 8 एट्रीब्यूट सिखाए। पहला SRC, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अलाइन, जो अभी अभी हमने किया, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, मिडल। थर्ड बॉर्डर, इमेज के चारों तरफ, चारों साइड्स पर एक बॉर्डर सेट किया था। हाइट एंड विड्थ, इमेज
कि हाइट और विड्थ को अपने हिसाब से ऑल्टर करने के लिए, चेंज करने के लिए हाइट एट्रीब्यूट और विड्थ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होता है। ऑल्ट मीन्स ऑल्टरनेट नेम। जब सोर्स एट्रीब्यूट वर्क नहीं कर पाता या फिर किसी कारण से रह जाता है, इमेज लोड नहीं हो पाती, तब ऑल्टरनेट वैल्यू या फिर ऑल्टरनेट नेम या ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट काम करता है। एच स्पेस एंड वी स्पेस, इमेज के लेफ्ट और राइट में एक स्पेस को क्रिएट करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्पेस का एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज नोन एज एच स्पेस एट्रीब्यूट। इमेज के टॉप एंड बॉटम पोर्शंस पर वर्टिकल स्पेस को क्रिएट करने के लिए हम लोग वी स्पेस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो आज की वीडियो में हम लोगों ने इमेज टैग पढ़ा। अब इमेज टैग में आप लोग मुझको ये बताएंगे, आपका जो आज का होमवर्क है वो ये है, राइट वन डिफरेंस between SRC attribute and alt attribute। क्लियर? आप लोगों का ये पहला क्वेश्चन है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन SRC एट्रीब्यूट एंड alt एट्रीब्यूट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों का write the values for align attribute in image tag। आप लोग केवल इन दो क्वेश्चंस को करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ये हर जगह पूछा जाता है, वाइवा में, इंटरव्यू में, जॉब लेने जाएंगे तब भी पूछ लेते हैं, बोर्ड में, 10th के बोर्ड में कभी कभी जो क्वेश्चंस वैसे आते हैं हम लोगों के, जैसे मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे आपका ये पोर्शन है HTML का उस गवर्नमेंट जॉब में, तो ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में एज अ MCQ या फिर एज अ सब्जेक्टिव पार्ट पूछ लिया जाता है। तो फिलहाल आप लोगों का होमवर्क ये है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस होमवर्क को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका एक्चुअल आंसर या करेक्ट आंसर क्या होगा। क्लियर? आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने सीनियर्स, जूनियर्स, कलीग्स, बैचमेट्स, फ्रेंड्स, भाई बहन सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए और उनका भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा और इसमें मेरा भी खुद का फ़ायदा है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक कीजिए, जिससे मैं इनकरेज हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा और नई नई वीडियोज़ जल्दी जल्दी अपलोड करता रहूँ, बनाता रहूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।